हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2025 में आने वाले पीवाईक्यू प्रश्नों को जानेंगे। आज का पहला प्रश्न है हम लोग का, इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया? बताना है। जो वस्तु निर्मित हैं उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया था? तो ऑप्शन ए में क्रिस्टल, ऑप्शन बी में ठोस, ऑप्शन सी में द्रव, ऑप्शन डी में द्रव्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव्य इज ए करेक्ट आंसर। वैज्ञानिकों ने द्रव्य नाम दिया था। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? बताना है। आकाशगंगा के निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? ऑप्शन ए में है ड्वार्फ गैलेक्सी, ऑप्शन बी में सन फ्लावर गैलेक्सी, ऑप्शन सी में इंडोमेंडा गैलेक्सी, ऑप्शन डी में पिनव्हील गैलेक्सी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंडोमेंडा गैलेक्सी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? बताना है। बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ऑप्शन ए में थॉमस गोल्ड, ऑप्शन बी में अलबरूनी, ऑप्शन सी में जॉर्ज लेमेंत्रे, ऑप्शन डी में डॉक्टर एलन संडेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज लेमेंत्रे के द्वारा बिग बैंग सिद्धांत दिया गया था। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, हमारा ब्रांड कितना पुराना है? बताना हम लोग का हमारा ब्रांड कितना पुराना है? तो ऑप्शन ए में 13.7 मिलियन वर्ष, ऑप्शन बी में 4.6 मिलियन वर्ष, ऑप्शन सी में 5.8 मिलियन वर्ष, ऑप्शन डी में 8.9 मिलियन वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13.7 मिलियन वर्ष। हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? तो 13.7 मिलियन वर्ष पुराना है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, जॉर्ज लेमेंत्रे का संबंध किस क्षेत्र से जुड़ा है? बताना है। जॉर्ज लेमेंत्रे का संबंध किस क्षेत्र से जुड़ा है? ऑप्शन ए में बिग बैंग सिद्धांत से, ऑप्शन बी में विद्युत धारा खोज से, ऑप्शन सी डीएनए अम्ल की खोज से, ऑप्शन डी सौर प्रणाली की खोज से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिग बैंग महाविस्फोट सिद्धांत से। बिग बैंग सिद्धांत दिया था जॉर्ज लेमेंत्रे, तो इसका संबंध इसी से है, बिग बैंग सिद्धांत से। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, आकाशगंगा का आकार है। बताना है आकाशगंगा का आकार कितना है? नियमित, अनियमित, सर्पिलाकार, अंडाकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्पिलाकार। आकाशगंगा का आकार है सर्पिलाकार। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में विकल्पों में से कौन सा आकाश में एक तारामंडल नहीं है? बताना है। निम्नलिखित में कौन सा एक तारामंडल नहीं है? तो ऑप्शन ए में है शर्मिष्ठा, ऑप्शन बी में सप्तऋषि, ऑप्शन सी में लुब्धक, ऑप्शन डी में काल पुरुष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लुब्धक इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह कहलाता है। बताना, गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में ब्रह्मांड, ऑप्शन बी में आकाशगंगा, ऑप्शन सी में नक्षत्र, ऑप्शन डी में विश्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आकाशगंगा गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह कहलाता है आकाशगंगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, ब्रह्मांड का अध्ययन ब्लैंक स्पेस के रूप में जाना जाता है। बताना है किसके अध्ययन के रूप में जाना जाता है? तो
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी के अध्ययन से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हम लोग का, हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे नज़दीक कौन सी आकाशगंगा है? बताना है हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे नज़दीक कौन सी आकाशगंगा है। तो ऑप्शन ए में भंवर आकाशगंगा, ऑप्शन बी में एंडोमेंडा आकाशगंगा, ऑप्शन सी में वर्गो स्टेलर स्ट्रीम, ऑप्शन डी में टैनगुलम आकाशगंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, एंडोमेंडा आकाशगंगा इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, उस एक्सोप्लैनेट का नाम बताइए जिसे पृथ्वी का चचेरी बहन माना जाता है और इसे पृथ्वी 2.0 के रूप में जाना जाता है। बताना है कौन सा है। तो ऑप्शन ए में है हम लोग का केपलर 452b, ऑप्शन बी में यूरोपा 31, ऑप्शन सी में वरुण, ऑप्शन डी में प्लूटो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, केपलर 452b। केपलर 452b इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, वह कौन सा नक्षत्र है जिसे हंटर भी कहा जाता है? बताना है वह कौन सा नक्षत्र है जिसे हंटर भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में है उर्सा मेजर, ऑप्शन बी में स्कॉर्पियन, ऑप्शन सी में ओरियन, ऑप्शन डी में लियो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओरियन। ओरियन इज ए करेक्ट आंसर। ओरियन नक्षत्र जिसे हंटर भी कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, किस तारे की स्थिति का पता ओरियन तारामंडल की मदद से लगाया जा सकता है? बताना किस तारे की स्थिति का पता ओरियन तारामंडल के मदद से लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन ए में ध्रुव तारा, ऑप्शन बी में अल्फा सेंटोरी, ऑप्शन सी में उर्सा मेजर का कोने का तारा, ऑप्शन डी में सिरियस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिरियस। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, हेली धूमकेतु अब तक दिखाई देगा, कब तक दिखाई देगा हेली धूमकेतु? तो ऑप्शन ए में 2061 तक, ऑप्शन बी में 2055 तक, ऑप्शन सी में 2075 तक, ऑप्शन डी में 2070 तक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 61 तक। 2061 तक हेली धूमकेतु दिखाई देगा। हेली धूमकेतु 2061 तक में दिखाई देगा। अगला प्रश्न है, ब्लैंक स्पेस एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम में देखा जा सकता है। इस तारामंडल को शिकारी के नाम से भी जाना जाता है। बताना है ब्लैंक स्पेस में क्या भराएगा। तो ऑप्शन ए में है कैसियोपिया, ऑप्शन बी में डेनको, ऑप्शन सी में ओरियन, ऑप्शन डी में अर्सा मेजर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओरियन। ओरियन एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम में भी देखा जा सकता है और इसे शिकारी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है हम लोग का, तारों के विभिन्न समूह द्वारा गठित निर्मित विभिन्न प्रतिरूप कहलाते हैं। बताना है तारों के विभिन्न समूह द्वारा गठित निर्मित विभिन्न प्रतिरूप कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन ए में ग्रह, ऑप्शन बी में तारे, ऑप्शन सी में खगोलीय पिंड, ऑप्शन डी में तारामंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, तारामंडल इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, तारों का एक ऐसा समूह जिसको उसकी आकृति से पहचाना जाता है, क्या कहलाता है? बताना है तारा का वो ऐसा समूह जिसको उसकी आकृति से पहचाना जाता है, क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए में तारामंडल, ऑप्शन बी में धूमकेतु, ऑप्शन सी में उल्कापिंड, ऑप्शन डी में उल्काब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, तारामंडल।
तारों का एक ऐसा समूह जिसको उसकी आकृति से पहचाना जाता है क्या कहलाता है? तो तारामंडल कहलाता है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? बताना है तारामंडल के नामांकन के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है। ऑप्शन ए में अंतरिक्ष कानून के लिए इंटरनेशनल संस्थान, ऑप्शन बी में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, ऑप्शन सी में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष समन्वय समूह, ऑप्शन डी में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ तारामंडल के नामकरण के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है हम लोग का, कितने तारामंडलों को एक नाम दिया गया है? बताना है कितने तारामंडलों को एक नाम दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, 88 तारामंडलों को एक नाम दिया गया है। 88 इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, तारे मुख्यतः किसके बने होते हैं? बताना है तारे मुख्यतः किसके बने होते हैं। तो ऑप्शन ए में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑप्शन बी में हाइड्रोजन और कार्बन, ऑप्शन सी में हाइड्रोजन और हीलियम, ऑप्शन डी में ऑक्सीजन और हीलियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का हाइड्रोजन और हीलियम। तारे हाइड्रोजन और हीलियम के बने होते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, ब्लैंक स्पेस आकाशगंगाओं के बुनियादी प्रकार में से एक नहीं है। ब्लैंक स्पेस में क्या है जो आकाशगंगाओं के बुनियादी प्रकाश में एक नहीं है? तो ऑप्शन ए में रेगुलर्स, ऑप्शन ए में रेगुलर्स, ऑप्शन बी में स्पाइरल्स, ऑप्शन सी में एलिपिटिकल्स, ऑप्शन डी में इरेगुलर्स इज ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेगुलर्स। रेगुलर्स आकाशगंगा का बुनियादी प्रकार में से एक नहीं है। अगला प्रश्न है हम लोग का, ग्रेट बियर नाम है एक गैलेक्सी का, ऑप्शन बी में उपग्रह का, ऑप्शन सी में नक्षत्र का, ऑप्शन डी में तारा का। तो बताना है ग्रेट बियर किसका नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, ग्रेट बियर नाम है गैलेक्सी तारामंडल का। ग्रेट बियर तारामंडल का एक नाम है। अगला प्रश्न है हम लोग का, हब्बल का नियम ब्लैंक स्पेस से संबंधित है। बताना है हब्बल का नियम किससे संबंधित है। ऑप्शन ए में उष्मा, ऑप्शन बी में ध्वनि, ऑप्शन सी में खगोलिकी, ऑप्शन डी में हवा के दाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खगोलिकी। हब्बल का नियम खगोलिकी से संबंधित है। फिर अगला प्रश्न होगा, इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? तो कौन सा है? तो ऑप्शन ए में है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी में हीलियम, ऑप्शन सी में नाइट्रोजन, ऑप्शन डी में आयरन। प्रचुर मात्रा में तो हीलियम है। देख सकते हैं ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और हीलियम दो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व हैं। इस संदर्भ में 3/4 हिस्सा हाइड्रोजन है तथा बचा हुआ शेष तत्व हीलियम है। अतः हीलियम ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। हीलियम इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रात में आकाश में सबसे चमकीले तारा कौन सा है? बताना है रात में आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, सीरियस सबसे ज़्यादा चमकीला वाला तारा है। अगला प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में से किसे एक टूटा हुआ तारा उपयुक्त नहीं है? बताना निम्नलिखित में से किसे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन ए में है तारा, ऑप्शन बी में ग्रह, ऑप्शन सी में अंश का अवशेष, ऑप्शन डी में ग्रहिका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंश का अवशेष।
अंश का अवशेष। तारा कहना उपयुक्त नहीं है। अगला प्रश्न है हम लोग का, निम्नलिखित में से भिन्न को चुने। निम्नलिखित में से भिन्न को चुने। क्या होगा भिन्न? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लुब्धक। लुब्धक इज करेक्ट आंसर। मंगल ग्रह, शनि ग्रह, नेपच्यून ये सब ग्रह हैं और ये नहीं है, तो सबसे अलग यही है लुब्ध, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लुब्धक। लुब्धक इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेब्यूला। नेब्यूला कहा जाता है। सी जे करेक्ट आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी 3/4/2016 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड होते रहते हैं, इसीलिए सभी को अच्छे से देखते जाइए और हमारे चैनल में पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए डेली इसी तरह के प्रश्न पाने के लिए। एंडोमेंडा क्या है? बताना है एंडोमेंडा क्या है। ऑप्शन ए में है मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा, ऑप्शन बी में ग्रह, ऑप्शन सी में ब्लैक होल का नाम, ऑप्शन डी में धूमकेतु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा। एंडोमेंडा क्या है? तो मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा और आप आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, डेली इसी तरह के प्रश्न आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस्लाम धर्म। श्रीलंका में अधिकांश लोग इस्लाम धर्म का अनुसरण करते थे। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, फ्रांस की अंतिम रानी मेरी एंटोनेट का जन्म किस देश में हुआ था? बताना है फ्रांस की अंतिम रानी मेरी एंटोनेट का जन्म किस देश में हुआ था? तो ऑप्शन ए में है इंग्लैंड, ऑप्शन बी में यूनान, ऑप्शन सी में ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी में इटली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, यूनान। रानी मेरी एंटोनेट का जन्म यूनान में हुआ था। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, फ्रीडम टेल एक 2.5 मिलियन लंबा दर्शा है जो अमेरिकी क्रांति को बेहतर तरीके से दर्शाता है। आपको यह प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मार्ग किस अमेरिकी शहर में मिलेगा? बताना किस अमेरिकी शहर में मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, यानी बोस्टन। इसका करेक्ट आंसर बोस्टन हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिर है अगला प्रश्न हम लोग का, पॉल बेब्रे ब्रिटिशों के विरुद्ध अमेरिकी क्रांति में लड़ने वाले एक देशभक्त थे। उस शहर का नाम क्या है जहां वह रहते थे और जहां उनकी मृत्यु हुई? पॉल बेब्रे का घर अभी भी इस शहर में स्थित है। कहाँ स्थित है बताना है। तो ऑप्शन ए में शिकागो में, ऑप्शन बी में बोस्टन में, ऑप्शन सी में पेंसिल्वेनिया में, ऑप्शन डी में फ्लोरिडा में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोस्टन में। उनका घर बोस्टन शहर में स्थित है, पॉल बेब्रे का। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की प्रेरणा ब्लैंक स्पेस से ली गई है। बताना स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की प्रेरणा किस से ली गई है? तो ऑप्शन ए में भारतीय क्रांति से, ऑप्शन बी में रूसी क्रांति से, ऑप्शन सी में फ्रांसीसी क्रांति से, ऑप्शन डी में अमेरिकी क्रांति से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसी क्रांति से। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता फ्रांसीसी क्रांति से ली गई है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, मैग्ना कार्टा ब्लैंक स्पेस द्वारा जारी अधिकारों का चार्टर है। बताना इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ब्लैंक स्पेस में क्या भराएगा? तो ऑप्शन ए में है
इंग्लैंड के राजा जॉन, ऑप्शन बी में किंग अल्बर्ट एडवर्ड, ऑप्शन सी किंग जॉर्ज पंचम, ऑप्शन डी किंग विलियम हेनरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड के राजा जॉन। मैग्ना कार्टा इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा जारी अधिकारों का चार्टर है। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, फ्रांसीसी क्रांति की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एफिल टावर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? बताना है फ्रांसीसी क्रांति की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एफिल टावर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन ए में 1989 में, ऑप्शन बी में 1913 में, ऑप्शन सी में 1986 में, ऑप्शन डी में 1900 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 1989 में। फ्रांसीसी क्रांति की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एफिल टावर का निर्माण 1989 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, गुलनाबाद की लड़ाई को महमूद होताकी के नेतृत्व में ब्लैंक स्पेस साल में लड़ी गई थी? किस साल में लड़ी गई थी? ऑप्शन ए में 1770 में, ऑप्शन बी में 1722 में, ऑप्शन सी में 1712 में, ऑप्शन डी में 1702 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1722 इज राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, अमेरिकी इतिहास में राष्ट्रपतियों के सबसे प्रसिद्ध भाषणों में से एक दी गेटिसबर्ग एड्रेस है। उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने यह महत्वपूर्ण भाषण दिया। ऑप्शन ए में अब्राहम लिंकन, ऑप्शन बी में जॉन एफ कैनेडी, ऑप्शन सी में थियोडोर रूजवेल्ट, ऑप्शन डी में जॉर्ज वाशिंगटन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब्राहम लिंकन ने अमेरिकी इतिहास में राष्ट्रपतियों के सबसे प्रसिद्ध भाषणों में से एक दी। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा देश गणतंत्र देश नहीं है? बताना है कौन सा देश गणतंत्र देश नहीं है। ऑप्शन ए में भारत, ऑप्शन बी में यूके, ऑप्शन सी में चीन, ऑप्शन डी में यूएसए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, चीन गणतंत्र देश नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। काफ़ी वीवीआई प्रश्न है जो आरआरबी के एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है और पीवाईक्यू भी प्रश्न है, आप लोग देख सकते हैं सभी प्रश्न पीवाईक्यू प्रश्न है। रेलवे के सभी एग्ज़ाम में आते रहते हैं, हमेशा क्वेश्चन रिपीटेड होते रहते हैं। तो हमारे चैनल में पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और सभी प्रश्नों को अच्छे से देखते जाइए। 100% आने वाले प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं और रिपीटेड होते ही रहते हैं। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत कब एक नई अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली प्रारंभ की गई? बताना है कब की गई थी। तो ऑप्शन ए में 1948 में, ऑप्शन बी में 1945 में, ऑप्शन सी में 1942 में, ऑप्शन डी में 1944 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1944 में। देख सकते हैं ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत जुलाई 1944 में न्यू हैम्पशायर में अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली प्रारंभ की गई थी। इसका तत्कालीन उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध और विश्व व्यापारी संकट से जूझ रहे देशों की मदद करना था। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? बताना है अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए में अफगानिस्तान इस्लामी राज्य, ऑप्शन बी में अफगानिस्तान इस्लामी गणराज्य, ऑप्शन सी में अफगानिस्तान इस्लामी अमीरात, ऑप्शन डी में अफगानिस्तान
इस्लामी सरकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान इस्लामी अमीरात। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा और आप आरआरबी, एनटीपीसी या कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। पीवाईक्यू प्रश्न सभी प्रकार के पाने के लिए, सभी एग्जाम के पीवाईक्यू प्रश्न इस चैनल में आपको देखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्रश्न है हम लोग का, औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ हुई थी? बताना है औपनिवेशिक शासन की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी। ऑप्शन एक में है हम लोग का दिल्ली में, ऑप्शन बी में बॉम्बे में, ऑप्शन सी में सूरत में, ऑप्शन डी में बंगाल में। तो कहाँ हुआ था औपनिवेशिक शासन की स्थापना सबसे पहले? तो सबसे पहले हुआ था ऑप्शन नंबर डी, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर बंगाल में। औपनिवेशिक शासन बंगाल में सबसे पहले शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। देख सकते हैं औपनिवेशिक शासन का सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित किया गया था। बंगाल प्रांत में सर्वप्रथम ग्रामीण समाज को पुनर्व्यवस्थित करने और भूमि संबंधित अधिकारों की नई व्यवस्था को लागू करने तथा एक नई राज्य राजस्व प्रणाली स्थापित करने के लिए प्रयत्न किए गए थे। बंगाल में सबसे पहले किया गया था। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1661 में ब्लैंक स्पेस नदी के तट पर स्थापित किया गया था। बताना है बंगाल का सबसे पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में किस नदी के तट पर स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन ए में स्वर्णरेखा, ऑप्शन बी में सोन, ऑप्शन सी में हुगली, ऑप्शन डी में दामोदर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, हुगली। हुगली नदी के तट पर अंग्रेजी कारखाना 1661 में स्थापित किया गया था। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला? सबसे पहले 1611 में अंग्रेजों ने सबसे पहले अपना कारखाना कहाँ खोला था? तो ऑप्शन ए में मद्रास में, ऑप्शन बी में मसूलीपट्टनम में, ऑप्शन सी में तूतीकोरिन में, ऑप्शन डी में यानम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, मसूलीपट्टनम में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? बताना है भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज किसने किया था। ऑप्शन ए में वास्को डी गामा, ऑप्शन बी में इबन बतूता, ऑप्शन सी में क्रिस्टोफर कोलंबस, ऑप्शन डी में हेन सोंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग की खोज की थी भारत के लिए। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, अगला प्रश्न है, भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज ब्लैंक स्पेस ने की थी। भारत में समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसने की थी? बताना है। ऑप्शन ए में पुर्तगालियों ने, ऑप्शन बी में फ्रांसीसियों ने, ऑप्शन सी में अंग्रेज़ों ने, ऑप्शन डी में डचों ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगालियों ने। भारत की समुद्री मार्ग की पहली बार खोज पुर्तगालियों ने की थी। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष में प्राप्त हुई? बताना है गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए में है हम लोग का 1960 में, ऑप्शन बी में 1963 में, 1963 में, ऑप्शन बी में 1963 में, ऑप्शन सी में 1961 में, ऑप्शन डी में 1962 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1961 में गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता वर्ष में प्राप्त हुआ। 1961 में प्राप्त हुआ था गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? बताना है पुर्तगालियों द्वारा गोवा में कब्जा कब किया गया था। तो ऑप्शन ए में 1605 AD, ऑप्शन बी में 1590 AD, ऑप्शन सी में 1510 AD, ऑप्शन डी में
1485 AD। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1510 AD में। देख सकते हैं काफ़ी वीवीआई प्रश्न है जो आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में आया है, फिर आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में आया है, इसीलिए सभी को अच्छे से देखते जाइए। क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड होते रहते हैं। और हमारे चैनल में पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के प्रश्न पाने के लिए। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया था। बताना है कौन था वो जो भारत आना चाहता था लेकिन अमेरिका के तट पहुंच गया था। ऑप्शन ए में है चंगेज खान, ऑप्शन बी में वास्को डी गामा, ऑप्शन सी में क्रिस्टोफर कोलंबस, ऑप्शन डी में सिकंदर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत आना चाह रहा था लेकिन अमेरिका पहुंच गया था। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। बताना, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले अपना केंद्र कहाँ स्थापित किया था। तो ऑप्शन ए में अहमदाबाद में, ऑप्शन बी में मुंबई में, ऑप्शन सी में दिल्ली में, ऑप्शन डी में सूरत में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के सूरत शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, ब्लैंक स्पेस में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था। बताना है कब इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था। ऑप्शन ए में है 1987 में, ऑप्शन बी में 1986, ऑप्शन बी में 1976 में, ऑप्शन सी में 1977 में, ऑप्शन डी में 1967 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, 1877 में। 1877 में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, ब्लैंक स्पेस को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए संगठित किया गया था, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित हो गया। तो ब्लैंक स्पेस में क्या भराएगा, बताना है कहाँ प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन ए में है इंग्लिश इंडिया कंपनी, ऑप्शन बी में लंदन इंडिया कंपनी, ऑप्शन सी में ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन डी में ब्रिटिश इंडिया कंपनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए संगठित किया गया था। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने ब्लैंक स्पेस पर कब्जा कर लिया था तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया, कहाँ लड़ा गया था, बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है मद्रास, ऑप्शन बी में पांडिचेरी, ऑप्शन सी में है बम्बई, ऑप्शन डी में है हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मद्रास। जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने मद्रास पर कब्जा कर लिया था तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। फिर अगला प्रश्न हम लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था। बताना है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था। ऑप्शन ए में है औरंगजेब, ऑप्शन बी में अकबर, ऑप्शन सी में जहांगीर, ऑप्शन डी में शाहजहां। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजों ने पूर्वी व्यापारिक गतिविधियों के लिए ब्रिटिश इंडिया नामक कंपनी बनाई जिसकी स्थापना 1599 में हुआ। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी इसका हो जाएगा अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक अकबर था। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारत में पोर्ट
विलियम, भारत में पोर्ट विलियम ब्लैंक स्पेस नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे पोर्ट विलियम स्थित है? तो ऑप्शन ए में यमुना, ऑप्शन बी में हुगली, ऑप्शन सी में गोदावरी, ऑप्शन डी में चिनाब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुगली। हुगली नदी के तट पर पोर्ट विलियम स्थित है। अगला प्रश्न है हम लोग का, 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? बताना है किस किले का निर्माण किया गया था। तो ऑप्शन ए में सेंट एजेंटो फोर्ट, ऑप्शन बी में है सेंट थॉमस फोर्ट, ऑप्शन सी में फोर्ट इमैनुअल, ऑप्शन डी में फोर्ट सेंट डेविड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, सेंट एजेंटो फोर्ट। सेंट एजेंटो फोर्ट इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न होगा, भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु निम्नलिखित में से युद्ध जो उसमें शामिल नहीं था, कौन शामिल नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंग्लो बांग्ला शामिल नहीं था। एंग्लो बांग्ला इज ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोगों का, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमने से पहले भारत किसके बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था? बताना है किससे बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था। तो ऑप्शन ए में केवल सूती, ऑप्शन बी में केवल रेशम, ऑप्शन सी में केवल नायलॉन, ऑप्शन डी में सूती एवं रेशम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूती एवं रेशम, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न का, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में ब्लैंक स्पेस के दौरान स्थापित किया था, कब स्थापित किया था? बताना है। तो 1600 से 1612 के बीच स्थापित किया था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में 1600 से 1612 के दौरान स्थापित किया था, ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। फिर है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्लैंक स्पेस नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से भी जाना जाता है? और ऑप्शन ए में विलियम कंपनी, ऑप्शन बी में जॉन कंपनी, ऑप्शन सी में लॉर्ड कंपनी, ऑप्शन डी में लॉरेंज कंपनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन कंपनी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न मौका, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज्य को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ऑप्शन ए में गोवा मुक्ति आंदोलन, ऑप्शन बी में गोवा असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी में गोवा शांति मार्च, ऑप्शन डी में गोवा फुट निरपेक्ष आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा मुक्ति आंदोलन। गोवा मुक्ति आंदोलन पुर्तगाली राज्य के समाप्त करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए ब्लैंक स्पेस ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया था। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, वास्को डी गामा भारत कब आया था? बताना है वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो ऑप्शन ए में 1492 में, ऑप्शन बी में 1498 में, ऑप्शन सी में 1448 में, ऑप्शन डी में 1857 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का 1498 में। 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। फिर है, वास्को डी गामा ब्लैंक स्पेस में समुद्र के रास्ते से भारत में पहला कदम रखने वाला प्रथम यूरोपीय था। तो ब्लैंक स्पेस में क्या भराएगा? तो ऑप्शन सी भराएगा,
1489। वास्को डी गामा 1489 में समुद्र के रास्ते से भारत में पहला कदम रखने वाला प्रथम यूरोपीय था। फिर अगला प्रश्न नंबर स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं है? बताना है कौन सा कॉलोनी नहीं है। तो ऑप्शन ए में है पुडुचेरी, ऑप्शन बी में पटना, ऑप्शन सी में सूरत, ऑप्शन डी में गोवा। इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर अगला प्रश्न हम लोग का पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? बताना है पहली बार किस सदी में आए थे। तो ऑप्शन ए में 14वीं, ऑप्शन बी में 15वीं, ऑप्शन सी में 16वीं, ऑप्शन डी में 17वीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी 16वीं। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की 16वीं भूमि पर पहली बार सदी में आए थे, 16वीं में। फिर अगला प्रश्न हम लोग का पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहाँ उतरा था? तो कहाँ उतरा था? तो ऑप्शन नंबर ए कडाबू केरल में उतरा था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा और आप आरआरबी, एनटीपीसी या एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें पीवाईक्यू प्रश्न पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।